जी अस्सलाम वालेकुम। अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि बाकी
जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम एपिस्टेमोलॉजी यानी कि थ्योरी ऑफ नॉलेज से स्टार्ट करेंगे। और पहले हम रैशनलिज्म को देखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे एम्पिरिसिज्म की। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। जी सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है रैशनलिज्म। ठीक है, अब रैशनलिज्म हमारे सिलेबस में कहाँ लाई करता है ये हम पहले देखते हैं। थिंक ये स्टक होगा थोड़ा। हाँ अब ठीक। देखें, अब नंबर 2 के ऊपर जो फिलोसॉफिकल मेथड्स हैं वो हमने कर लिए थे। अब नंबर 3 के ऊपर है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो मतलब जो नॉलेज है, जो एक इंसान का इल्म है, वो क्या चीज़ है और उसकी नेचर क्या है। व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉलेज। अब इसको नॉलेज को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट फिलोसफर्स ने अपनी थ्योरीज दी। किसी ने कहा कि नॉलेज इज लाइक दिस, किसी ने कहा नहीं नॉलेज इज लाइक दिस। ठीक है, तो वो हम इसमें एपिस्टेमोलॉजी में डिफरेंट थ्योरीज स्टडी करते हैं नॉलेज की। ठीक है, जिनमें ये है रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, ट्रांसेंडेंटलिज्म और इंट्यूशनिज्म। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद रैशनलिज्म। अच्छा, इसमें रैशनलिज्म में हम रैशनलिज्म की डेफिनेशन करेंगे और उसके बाद हम करेंगे स्पिनोजा की रैशनलिज्म। ठीक है, इसके ऊपर पास्ट क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं। सबसे पहले इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है थ्री टाइप्स ऑफ नॉलेज बाय स्पिनोजा। ठीक है, ये 10 मार्क्स का आपका शॉर्ट नोट आया हुआ है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया हुआ है रैशनलिज्म। तो इससे आपके ये दोनों क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के रैशनलिज्म होती क्या है। द थ्योरी दैट रीजन rather than experience is the foundation of certainty in knowledge। ठीक है, ये एक ऐसी थ्योरी ऑफ नॉलेज है जो कहती है कि रीजन या एनालिसिस है या साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड तो खैर दोनों को इंकॉर्पोरेट करता है, रीजन एंड एक्सपीरियंस। लेकिन ये बेसिकली मतलब रीजन का एक तरह से मतलब है कि आपका अ, जैसे 2+2=4, इस तरह का। तो ये कहती है कि दिस रीजन या आपके माइंड की एनालिसिस रादर देन एक्सपीरियंस इज द फाउंडेशन ऑफ सर्टेनिटी इन नॉलेज। ठीक है, अच्छा, इज माय वॉइस क्लियर नाउ। कुछ लोग कह रहे हैं कि डिस्टॉर्शन आ रही है। क्या आप मेरी आवाज सही आ रही है? ओ, ओके, एक सेकंड। मैं अपना ना इंटरनेट। अच्छा, अब लोग कह रहे हैं यस सर सही आ रही है। ऑल क्लियर, ठीक हो गया। चलिए लेट्स कंटिन्यू लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कि हमने ये जो बात की कि 2+2=4, इसको जब हम रैशनलिज्म की बात करते हैं तब इनका ज्यादा फोकस इस चीज के ऊपर होता है कि जो हम बजाय अपने एक्सपीरियंस पे रिलाई किए, सिर्फ अपनी माइंड के पावर के साथ हम क्या चीजें फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रैशनलिस्ट हैं वो कहते हैं कि द एनालिसिस ऑफ आवर माइंड, रीजन
इट इज द फाउंडेशन ऑफ सर्टेनिटी इन नॉलेज, ठीक है, रादर देन एक्सपीरियंस। वो कहते हैं जो हमें अपनी एनालिसिस के जरिए जो नॉलेज मिलता है ना, वो ज्यादा एक सॉलिड फाउंडेशन है नॉलेज की, रादर देन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली रैशनलिज्म। अब मेनली यूजेस डिडक्टिव मेथड इंस्टेड ऑफ इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में आपने देखा था कि आपको जनरल प्रेमिसेस पता थी, जनरल लॉज पता थे, और वहां से आपने डिड्यूस किए फर्दर नॉलेज, ठीक है। जबकि इंडक्टिव मेथड के में हम एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन के ऊपर रिलाई करते थे, तो नेचुरली ये रैशनलिज्म भी क्योंकि माइंड के ऊपर रिलाई करता है कि बजाय इसके एक्सपीरियंस के ऊपर, तो ये ज्यादातर डिडक्टिव मेथड ही यूज करती है रैशनलिज्म, रादर देन इंडक्टिव मेथड, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन आया हुआ है कि थ्री काइंड्स ऑफ नॉलेज बाय स्पिनोजा, 10 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसमें फर्स्ट काइंड जो है, दैट इज एरोनस नॉलेज। स्पिनोजा ने कहा था कि हमारी जो नॉलेज है ना, स्पिनोजा वाज अ रैशनलिस्ट, और उसने कहा कि हमारी नॉलेज तीन टाइप्स की होती है। जो फर्स्ट काइंड है वो है एरोनस नॉलेज, ठीक है, मतलब ऐसी नॉलेज जो एज अ नेम सजेस्ट उसमें फ्लॉ होता है, ठीक है। वो कैसी ये नॉलेज होती है जिसमें फ्लॉ होता है? लेट्स सी nature of this knowledge. The first kind of knowledge includes ideas of things derived through the senses in a way which is mutilated, confused, and without order for the intellect. मतलब ये नॉलेज ऐसे आइडियाज को इंक्लूड करती है विच आर डिराइव्ड थ्रू द सेंसेस, मतलब वी आइदर see them, hear them, और taste them, smell them, ठीक है। यहाँ से जो आइडियाज आते हैं, ठीक है, दे आर म्यूटिलेटेड, मतलब डिस्टॉर्टेड, कंफ्यूज्ड, ठीक है, एंड विदाउट ऑर्डर फॉर द इंटेलेक्ट। तो जो ये हमारी सेंसेस के थ्रू जो नॉलेज डिराइव होती है, तो उसमें ये मसाइल होते हैं, और ये स्पिनोजा के मुताबिक फर्स्ट काइंड ऑफ नॉलेज है। तो यहाँ से आपको देखिए अंदाजा हो भी रहा है कि एक्सपीरियंस के ऊपर स्पिनोजा रिलाई नहीं कर रहा, दैट इज व्हाई ही इज अ रैशनलिस्ट, ठीक है। as well as ideas produced from science. For example, from the fact that having heard or read certain words, we recollect things and form certain ideas of them. जब हम कुछ सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो हम उनके बारे में कुछ ना कुछ आइडिया बना लेते हैं, ठीक है। Because it has its origins in accidental or chance encounters with various sorts of external objects, cognition of this kind can and often will be false, ठीक है। क्योंकि ये अक्सर एक्सीडेंटल या चांस इनकाउंटर्स के ऊपर बेस्ड होता है विद वेरियस सॉर्ट्स ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। जैसे नॉर्मल अगर आप कभी रोड के ऊपर वॉक कर रहे हैं, यू जस्ट ऑब्जर्व सर्टेन थिंग्स, ठीक है। तो वो कहता है कि इट इज ऑफन एक्सीडेंटल और चांस इनकाउंटर्स, ठीक है। सो कॉग्निशन ऑफ दिस काइंड कैन एंड ऑफन विल बी फॉल्स। कहता है ये अक्सर गलत हो भी सकती है और ये अक्सर गलत होती भी है, ठीक है। इंडीड इट इज द ओनली कॉज ऑफ फॉल्सिटी। वो कहता है स्पिनोजा कि ये इट इज द ओनली रीजन व्हाई आवर नॉलेज इज फॉल्टी, ठीक है। अब इसमें ये जो नॉलेज है फॉल्टी तो ये है, लेकिन इसके फॉल्टी होने की क्या वजूहत है? दो इसकी मेन वजूहत है इस नॉलेज के फॉल्टी होने की, म्यूटिलेटेड, कंफ्यूज्ड होने की। Spinoza seems to hold that epistemic failure occurs only in two ways, ठीक है। Number one, they're in observation. First, an idea may represent its object in a way that is confused or mutilated, ठीक है, to the extent that it indicates condition of our own body more than the nature of its object. मतलब हम ऑब्जर्व करें किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एंड
वी फॉर्म एन आइडिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। लेकिन वो वाला जो आइडिया है वो एग्जैक्टली वही आइडिया नहीं आएगा हमारे पास, इट विल बी कंफ्यूज्ड और म्यूटिलेटेड। वाई? कि हमारी कंडीशन ऑफ आवर ओन बॉडी उस वक्त ऐसी होगी कि हमें वो ऑब्जेक्ट जैसा वो है वैसा हमारे माइंड में एंटर नहीं होगा, बल्कि इट विल एंटर अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ आवर बॉडी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर फीलिंग कैन से थर्स्टी, ठीक है, तो हो सकता है आपको मतलब यू स्टार्ट हेलुसिनेटिंग या डे ड्रीमिंग अबाउट वाटर बहुत ज़्यादा, अगर आपको थर्स्ट है, ठीक है। और तो आप अगर फॉर एग्जांपल कोई आपको दूर से, आप डेजर्ट में है, कोई आपको मिरर भी ऐसे नजर आए शाइनी, तो आप समझे कि शायद ये वाटर है, ठीक है। तो क्योंकि आप खुद थर्स्टी फील कर रहे हैं, द कंडीशन ऑफ योर ओन बॉडी, तो आपको दूर से एक मिरर भी आपको लग रहा है कि शायद ये वाटर का कोई वेल हो या कोई उसका छोटा सा कोई ओएसिस हो वाटर का, ठीक है। तो पहली कॉज ऑफ एरर इन दिस नॉलेज ये है कि हम अपनी कंडीशन ऑफ बॉडी को कंफ्यूज कर लेते हैं कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स भी वही है, ठीक है। उसके बाद रॉन्ग कनेक्शन ऑफ आइडिया विद अदर आइडियाज इन द माइंड। दूसरा इसमें कॉज ऑफ एरर ये है कि वो आइडिया हमारे पास चले, हमने उसे सही ऑब्जर्व किया कि वो फॉर एग्जांपल वाटर नहीं है, वो मिरर ही है, ठीक है। लेकिन हम उस मिरर के आइडिया को अपने माइंड में हमारे ऑलरेडी जो आइडियाज हैं उनके साथ सही तरह कनेक्ट नहीं करते। तो दूसरी वजह ये है नॉलेज में एरर की। वो कैसे? सेकंड, एन आइडिया में रिप्रेजेंट्स इट्स ऑब्जेक्ट विदाउट ऑर्डर फॉर द इंटेलेक्ट। मतलब वो इंटेलेक्ट में, जैसे मैंने कहा, वो सही तरह कनेक्ट नहीं होगा। मतलब आपको पता तो चल गया ये मिरर है, बट आप बाकी इसको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड सही तरह से नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी आइडियाज जो आपके माइंड में हैं उनके साथ उसे सही तरह रिलेट नहीं करेंगे, so that will also lead to confused knowledge insofar as the pattern of associations between that idea and others in our mind does not reflect the causal structure of nature, ठीक है। आप उस आइडिया को और जो आपके माइंड में ऑलरेडी प्रेजेंट आइडियाज होते हैं, ठीक है, उनको आप इस तरह रिलेट नहीं करते कि वो कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपको अगर डेजर्ट में कोई मिरर नजर आया, ठीक है, तो आप ये अपने आप से क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं कि व्हाई इज दिस मिरर देयर, ठीक है, और डेजर्ट में कैसे आया। तो आप शायद ये कंक्लूड करें कि कोई पहले से मुसाफिर कोई गुजर रहे हो, उनसे ये मिरर गिर गया हो, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे पड़ा हुआ, ठीक है। तो अगर इस तरह का आपका कॉजल रिलेशनशिप आप सही बनाते हैं, ठीक है, अगर वाकई ऐसा हो तो फिर आपकी नॉलेज बहुत सही होगी। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल इस तरह का सोचा कि ये वाला जो है मिरर ये खुद ही फॉर्म हो गया, ठीक है, फॉर सम रीजन इट हैज जस्ट अपीयर्ड, तो वो ऑब्वियसली वो बात सही नहीं है। आपने उसको कॉज कि व्हाई दैट मिरर इज देयर, आपने उसको सही माइंड में अपने एनालाइज नहीं किया, सो दैट ऑल्सो कॉजेज कंफ्यूजन, और वो आपकी नॉलेज जो है वो एररनेस होती है। तो ये दूसरी रीजन है एरर इन नॉलेज की। फर्स्ट, एरर इन ऑब्जर्वेशन, और सेकंड, रॉन्ग कनेक्शन ऑफ आइडिया विद अदर आइडियाज इन द माइंड, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट काइंड ऑफ नॉलेज। पहले हमने इसकी नेचर देखी, ठीक है, फिर हमने इसके कॉजेज ऑफ एरर देखे, और अब जनरल इसके ऊपर एक और बात कि Spinoza's guiding thought, roughly speaking, is that error arises because we mistake features of our own body for features of external things। मतलब जैसे हमने बात की, थर्स्टी अगर बंदा है तो उसको मिरर भी दूर से शायद वाटर की तरह नजर आ रहा है, एंड वी मेक दिस मिस्टेक only in cases where we are relying upon the first kind of knowledge। कि जब हम फर्स्ट काइंड ऑफ नॉलेज के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं ना, कि जैसे हम एक्सीडेंटल या चांस इनकाउंटर्स होते हैं और हम उस नॉलेज के ऊपर ज़्यादा सोचने का हमें टाइम नहीं मिलता, या हम खुद ही सोचते ही नहीं है, ठीक है, वी डोंट बॉदर टू थिंक, ठीक है। तो इन केसेस में
ये फर्स्ट काइंड ऑफ नॉलेज होती है, ठीक है। और ये ऑब्वियसली ये वाली जो नॉलेज है ये एरोनस नॉलेज है। बाकी जो दो टाइप्स हैं दे आर द राइट फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, फर्स्ट इज द रॉन्ग फॉर्म ऑफ नॉलेज। सेकंड काइंड ऑफ नॉलेज, रीजन, इसको रीजन का भी नाम देता है स्पिनोजा के, ये सेकंड काइंड ऑफ नॉलेज रीजन कहलाती है। फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्सल नोशंस फ्रॉम कॉमन नोशंस। इसमें क्या होता है कि आप कॉमन नोशंस को यूज करके आप यूनिवर्सल नोशंस बनाते हैं। द सेकंड काइंड ऑफ नॉलेज, रीजन, refers to the ability to perceive many things and form universal notions, provided that we have common notions and adequate ideas of the properties of things, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको नेचर में आपको एक फ्लावर है, फ्लावर के आपको प्रॉपर्टीज भी पता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज रोज का एक फ्लावर है और इसका कलर रेड है, इट टेक्स 2 months टू फुली ग्रो, ठीक है। आपको इस तरह की उसके बारे में जो प्रॉपर्टीज है ना, आपको उसका एडिकेट आइडिया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कॉमन नोशंस भी हैं, और कॉमन नोशंस हम आगे देखेंगे कि वो क्या होते हैं। वो फॉर एग्जांपल थॉट, ख्याल एक कॉमन नोशन है, क्योंकि हर किसी को पता है कि ख्याल होता है, ये तो सबको ही पता है। थॉट, ख्याल कॉमन नोशन है, या आगे हम लोग भी देखते हैं। Spinoza claims that there are certain ideas or notions common to all men, ठीक है। कुछ ऐसे आइडियाज या नोशंस हैं जो कि हर इंसान के पास होते हैं, नेमली आइडियाज ऑफ दोज थिंग्स विच आर कॉमन टू ऑल, उन चीजों के आइडियाज जो सबके पास हैं, एंड विच आर इक्वली इन द पार्ट एंड इन द होल, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ अ कॉमन नोशन इज अ थॉट। देखिए उसने कहा कि ऐसी चीजों के आइडियाज जो हर किसी के पास हैं, हर किसी के पास थॉट्स होते हैं, ठीक है। तो थॉट एक कॉमन नोशन की एक एग्जांपल है, विच इज कॉमन टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हर इंसान के पास ख्यालात होते हैं, ठीक है। सच आइडियाज आर गारंटीड टू बी एडिकेट, ये आइडियाज एडिकेट ही होते हैं, ठीक है। स्पिनोजा डिस्टिंग्विश करता है एडिकेट आइडियाज एंड इनएडिकेट आइडियाज। तो इस तरह के जो कॉमन नोशंस होते हैं लाइक थॉट, ये एडिकेट होते हैं, ठीक है। They are guaranteed to be adequate. They are fully contained within the human mind, since they are fully contained within every mind, ठीक है। वो पूरे के पूरे हमारे माइंड में ही होते हैं, ठीक है। और क्योंकि वो हर माइंड में वो पूरी तरह से होते हैं। अब देखें ख्याल आपके माइंड में है, ठीक है, उसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है, जस्ट हैविंग थॉट डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो इस वजह से वो एक एडिकेट आइडिया है। और टू सम अप, reason consists of the common notions along with any ideas that flow from them, ठीक है। अगर इसको मतलब एक दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात हो, तो रीजन ये जो है सेकंड टाइप ऑफ नॉलेज, ये कॉमन नोशंस जैसा कि थॉट है, ये इसका हिस्सा है, और एनी आइडियाज जो इनसे फॉलो अप करते हैं, इनसे डिड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली रीजन है। अब इसकी एक और प्रेमिस है सेकंड काइंड ऑफ नॉलेज की, कि लॉजिकल एंड मैथमेटिकल प्रूफ्स, कि इसमें लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रूफ्स भी इसमें शामिल हैं। दिस मीन्स दैट एट द वेरी लीस्ट रीजन encompasses all knowledge obtained via logical or mathematical proof, in which the common notions feature as axioms. तो ये जो रीजन है या सेकंड टाइप ऑफ नॉलेज, एटलीस्ट ये जो लॉजिकल प्रूफ्स है या मैथमेटिकल प्रूफ्स है, ये तो लाजमी इसी का पार्ट है। और भी नॉलेज आपकी बाकी सारी इसका पार्ट है, काफी काफी नॉलेज इसका पार्ट है, लेकिन एटलीस्ट ये जो लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रूफ्स हैं ये तो पार्ट है ही है, ठीक है। along with some very general truths about mind and matter, their properties, ठीक है। जनरल ट्रूथ्स अबाउट माइंड एंड मैटर, जैसे कि हमें पता है कि मैटर हमने देखा कि इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिजिक्स के लोगों ने
सिक्स क्लास में, फिफ्थ क्लास में भी पढ़े, उन्हें ये पता है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो उसकी एक ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब माइंड की एक प्रॉपर्टी है कि थॉट, माइंड में थॉट्स होते हैं, ठीक है। तो यही मतलब एटलीस्ट रीजन में ये लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रूफ्स आते हैं, और ये जनरल ट्रूथ्स अबाउट माइंड एंड मैटर और उनकी प्रॉपर्टीज ये रीजन में आते हैं। अब इसको अगर आसान लफ्जों में देखें तो रीजन या सेकंड काइंड ऑफ नॉलेज स्पिनोजा उसको कहता है कि आप अगर बैठ के किसी चीज के ऊपर सोचें या एनालिसिस करें, कि किसी जो चीज के ऊपर आप बैठ के गौर व फिक्र करें, तो उसका नाम ये सेकंड काइंड ऑफ नॉलेज और या रीजन है, वो यही कहलाता है, ठीक है। थर्ड काइंड ऑफ नॉलेज इंट्यूशन, इसको इंट्यूशन कहते हैं। इसका पहला प्रेमिस ये है कि नॉलेज ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड स्लैश नेचर। अच्छा, स्पिनोजा क्योंकि एथियस्ट था तो वो गॉड और नेचर को एक ही चीज समझता था, ठीक है। एंड फॉर्मल एसेंस ऑफ थिंग्स नीडेड, ठीक है। और जो चीजों का एसेंस है वो भी पता होना चाहिए, और एट्रीब्यूट्स ऑफ नेचर भी पता होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि सूरज मशरिक से तुलू होता है, मगरिब में गुरूब होता है, इस तरह का आपको जनरल एट्रीब्यूट्स ऑफ नेचर भी आपको पता होने चाहिए, और फॉर्मल एसेंस ऑफ थिंग्स वो भी आपको पता होनी चाहिए। Spinoza defines the third kind of knowledge or intuitive knowledge as the kind of knowing that proceeds from an adequate idea of the formal essence of certain attributes of God slash nature to the adequate knowledge of the formal essence of things, ठीक है। ये मतलब वो कहता है अगर हमें नेचर के सर्टेन एट्रीब्यूट्स पता है, ठीक है, उनका आइडिया है। फॉर एग्जांपल नेचर के बारे में हम इस तरह की बात कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि टाइम एग्जिस्ट करता है, ठीक है, स्पेस एग्जिस्ट करती है, ये तो ऑब्वियसली नेचर जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसका पार्ट है, ठीक है। एंड टू द एडिकेट नॉलेज ऑफ द फॉर्मल एसेंस ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जांपल एक फ्लावर है तो उसकी एसेंस क्या है, ठीक है, वो किस सब्सटेंस से बना हुआ है, उसके अंदर मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनका हमें एडिकेट आइडिया हो, ठीक है। तो ये वाली जो नॉलेज है इंट्यूशन, ठीक है, ये इन चीजों के ऊपर मुनहसर करती है। फॉलोज फ्रॉम एडिकेट आइडियाज इन द माइंड, ideas that are produced in this way are adequate, for whenever an idea follows in the mind from ideas which are adequate in the mind, it is also adequate. वो कहता है कि ये जो नॉलेज है इंट्यूशन, ये ये भी एडिकेट होती है, ठीक है, और ये माइंड में जो हमारे ऑलरेडी एडिकेट आइडियाज हैं ये वहां से फॉलो अप करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक इसकी इंट्यूशन की एग्जांपल ये हो सकती है कि आप देखें एक फ्लावर है रेड कलर का, रोज है, और दूसरा एक फ्लावर है वाइट कलर का, तो आप देखते ही यू कैन से कि दीज टू फ्लावर्स आर डिफरेंट। ये जो आपका ओपिनियन है ना कि दीज टू फ्लावर्स आर डिफरेंट, ये इंट्यूशन है, क्योंकि आपको बगैर कोई एनालिसिस किए, बगैर कोई गौर व फिक्र किए, जो कि हमने सेकंड टाइप ऑफ नॉलेज में किया था, आपको पता चल गया कि यस दीज टू फ्लावर्स आर डिफरेंट। और आपको नेचर की भी इसकी वजह से देखें एडिकेट नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि भाई नेचर में ये डिफरेंट कलर्स होते हैं, वाइट, रेड, ब्लैक, ब्लू एटसेट्रा। और आपको एसेंस ऑफ थिंग्स भी पता होनी चाहिए कि कुछ फ्लावर्स रेड होते हैं, रोजेस होते हैं, कुछ फ्लावर्स वाइट होते हैं एटसेट्रा। आपको उन चीज़ों की भी थोड़ी आपको एसेंस पता होनी चाहिए, और आपको जनरली नेचर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जब आपको इस तरह की नॉलेज हो तब इंट्यूशन नेचुरली फॉलो फॉलो अप करती है, कि जैसे आपने देखते ही बता दिया कि दीज टू फ्लावर्स आर डिफरेंट, ठीक है। और इसमें और जो हमने सेकंड टाइप ऑफ नॉलेज देखी थी रीजन, ठीक है, उसमें यही डिफरेंस है कि रीजन में आपको बैठ के गौर व फिक्र करना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है, इसमें आपको नहीं करना पड़ता क्योंकि आपने देखते ही बता दिया कि यस दीज टू फ्लावर्स आर डिफरेंट। अच्छा, तीसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इट इज इमीडिएट रादर देन डिलिबरेटिव।
जैसे कि रीजन थी सेकंड टाइप ऑफ नॉलेज, उसमें आपको गौर फिक्र करना पड़ता था, डेलिब्रेशन करनी पड़ती थी, इसमें आपको नहीं करनी पड़ती, इट इज इमीडिएट। जैसे हमने देखते ही बता दिया कि दीज टू फ्लावर्स आर डिफरेंट। Reason is not immediate in this way, it is mediated by the inferences that must be performed by the mind, ठीक है, in order to draw an adequate idea out of some others, ठीक है। रीजन में जैसे हमने बात की कि it is meditated by the inferences that must be performed by the mind, मतलब आपको माइंड से कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा, कुछ और फिक्र करना पड़ेगा in order to draw an adequate idea out of some others, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वो वाइट फ्लावर है और एक रेड फ्लावर है, अगर आप ये क्वेश्चन आस्क करें कि इन दोनों के ग्रोथ टाइम पीरियड में क्या डिफरेंस है, तो क्या आपको शायद इमीडिएटली विजिबल ना हो, लेकिन आप थोड़ा एनालाइज करें कि अच्छा ये मैंने फ्लावर रेड वाला फ्लावर आज से 1 महीने पहले प्लांट किया था, और ये भी तकरीबन सेम लेंथ का है, जो वाइट फ्लावर के मुताबिक ही ये लेंथ है, इसकी बराबर लेंथ है, और वाइट फ्लावर मैंने 2 महीने पहले उसको मैंने प्लांट किया था। तो इसका मतलब जो वाइट फ्लावर है वो क्योंकि 2 महीने में सेम हाइट के ऊपर रीच किया, वो स्लो ग्रो करता है, और जो रेड फ्लावर है वो थोड़ा फास्ट ग्रो करता है। तो देखिए आपको थोड़ा डिलिब्रेशन करनी पड़ी, थोड़ा आपको उसके ऊपर गौर फिक्र करना पड़ा, तो ये रीजन है जो आपने देखते ही बता दिया, ऑटोमेटिक आपको पता चल गया, वो इंट्यूशन है, ठीक है। डिफरेंस ओनली इन अराइविंग एट एन आइडिया, रीजन और इंट्यूशन में सिर्फ ये डिफरेंस है कि आप किस तरह उस आइडिया के ऊपर पहुंचते हैं। इंट्यूशन में आप फौरन ही पहुंच गए, रीजन में आपको थोड़ा सोचना पड़ा। This difference between reason and intuitive knowledge amounts solely to a difference in the way in which the mind grasps an idea, ठीक है। माइंड जिस तरह एक आइडिया ग्रास्प करता है, उसकी वजह से ये डिफरेंस इन दोनों टाइप्स ऑफ नॉलेज में है, and not to any difference in the content of ideas had by reason and those had by intuition। उनके आइडियाज के कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब वो दोनों ही एडिकेट आइडियाज हैं। जैसे आपने देखते ही बता दिया फ्लावर्स, दीज फ्लावर्स आर डिफरेंट कलर, और आपने सोच के बता दिया कि देयर ग्रोथ टाइम पीरियड इज डिफरेंट। तो ये दोनों एडिकेट आइडियाज हैं, लेकिन किस तरह आप उनके ऊपर पहुंचे वो डिफरेंट है। तो ये कैरेक्टराइज करता है इन दोनों टाइप्स ऑफ नॉलेज के डिफरेंस को, सेकेंड और थर्ड टाइप ऑफ नॉलेज। इसके बाद ये देखेंगे हमारी थी हेडिंग नंबर 2। इसके बाद आप हेडिंग नंबर 3 दे देंगे जब भी आपका खत्म हो कंक्लूजन, ब्लू मार्कर से आप ये हेडिंग देंगे, और उसके नीचे आप 2-3 लाइनों में इसे सम अप कर देंगे। आप लिख देंगे कि टू सम अप Spinoza gives 3 kinds of knowledge, and the first kind of knowledge is erroneous, but the other 2 types of knowledge are not erroneous, and they are the reliable forms of knowledge, and they have only this difference in how we arrive at the ideas and not any other difference। मतलब एक तरह से आपने पूरे अपने आंसर की समरी दे दी उसमें कंक्लूजन में, तो आपका ये आंसर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसके ऊपर अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली आप पूछें। अगर इसके ऊपर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो जी हैंड रेस नजर आ रहे हैं, आप हैंड रेस करते जाएं और मैं आंसर करते जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आज तो एक आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन है, बड़ी मुश्किल समझ में आई है। अच्छा, वैसे आपने जब मैसेज किया है कि डिस्टॉर्शन है, फिर बाकी सबने किया कि सर वेरी क्लियर, तो हो सकता है ये आपके एंड के ऊपर हो, टू बी ऑनेस्ट। ओके सर, ऐसे क्वेश्चन सर मेरा ये था कि जो है स्पाइनोजा की एपिस्टेमोलॉजी की थ्योरी, वो भी हम लोग करेंगे, थ्योरी ऑफ सब्सटेंस और मैटर? नहीं, सब्सटेंस और मैटर नहीं करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन यही आता है टाइप्स ऑफ नॉलेज, तो हम उसी के ऊपर ही लिमिटेड रहेंगे, वरना तो बहुत ज्यादा कवर किया जा सकता है
पीएचडी भी की जा सकती है इसके ऊपर, लेकिन हम सिर्फ जो पास्ट पेपर्स हैं उन्हीं तक ही लिमिटेड जाएंगे। मतलब कि जो उसकी थ्योरी सब्सटेंस वगैरह की एपिस्टेमोलॉजी में लिखा हुआ है ना स्पाइनोजा, तो उसमें अमूमन लिख आता है ना सब्सटेंस या मैटर, इसलिए मैं पूछ रही थी। आप अगर रिसेंट देखें 2016 से ऑनवर्ड्स तो इस तरह का नहीं आया। ठीक है, ओके सर। थैंक यू। ओके, चलिए ठीक है जी, अगर आपको और कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। जी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली हैंड रेज कर दें, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा क्योंकि चैट से देखना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जो सिप्नोजा की थर्ड काइंड ऑफ नॉलेज है सर, उसका बता दें काइंडली। जी लेकिन थर्ड काइंड ऑफ नॉलेज ये है कि एक उसकी क्वालिटी तो ये है कि वो इमीडिएटली हमें पता चल जाती है। जैसे हमने रेड और वाइट फ्लावर को देखते ही बता दिया कि दीज फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक है, एक तो उसकी प्रॉपर्टी ये है, और दूसरा ये कि वो भी राइट काइंड ऑफ नॉलेज है। जैसे कि रीजन राइट काइंड ऑफ नॉलेज है, वो भी राइट काइंड ऑफ नॉलेज है कि वो हमारे पास सही आती है, वो उसका आइडिया। तो बेसिकली यही है इंट्यूशन, मतलब आपको देखते ही कोई चीज अगर पता लग गई कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि टेबल एंड चेयर आर डिफरेंट, आपको देखते ही पता चल गया। तो ऑल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ नॉलेज दे आर कॉल्ड इंट्यूटिव नॉलेज और इंट्यूशन। ठीक है, थैंक यू सर, शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, हमने अभी बात कर ली रैशनलिज्म की, अब हम बात करेंगे एम्पिरिसिज्म की। अच्छा, रैशनलिज्म का मैंने आपके साथ एक नोट और भी शेयर किया था डॉक्यूमेंट आज की क्लास से पहले, तो वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। वो से उसको रैशनलिज्म की आपकी और नॉलेज भी आपके पास आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, एम्पिरिसिज्म अब ये क्या है, इसमें हम आज देखेंगे लॉक की, फिर कल ह्यूम की देखेंगे। एम्पिरिसिज्म ये है कि देखिए एपिस्टेमोलॉजी में रैशनलिज्म के बाद एम्पिरिसिज्म, पहले हम लॉक की देखेंगे फिर ह्यूम की। बर्कले को हम कवर करेंगे ऑन्टोलॉजी में, आइडियलिज्म में इस जगह, तो वहां से आपका बर्कले भी कवर हो जाएगा, उसकी आपकी एम्पिरिसिज्म भी कवर हो जाएगी और उसकी ऑन्टोलॉजी भी कवर हो जाएगी। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट बर्कले। अच्छा, उसके बाद इसके ऊपर पास्ट क्वेश्चंस कौन से आए हुए हैं? पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है कि एम्पिरिसिज्म 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का भी आया हुआ है। ठीक है, फिर एक्सप्लेन सिंपल एंड कम्प्लेक्स आइडियाज विद स्पेशल रेफरेंस टू लॉक। ठीक है, सिंपल एंड कम्प्लेक्स आइडियाज विद स्पेशल रेफरेंस टू लॉक। अब हम ये दो क्वेश्चंस इसमें आंसर करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन हम देखते हैं कि एम्पिरिसिज्म की डेफिनेशन क्या है। Empirical philosophers begin with sense experience as the source and basis of what we know. आपने देखा कि जो रैशनलिस्ट फिलोसफर्स थे वो एक्सपीरियंस को ट्रस्ट नहीं करते थे, वो रीजन को ट्रस्ट करते थे या आपके माइंड की एनालिसिस को ट्रस्ट करते थे। जबकि जो एम्पिरिकल फिलोसफर्स हैं, दे बिगिन विद सेंस एक्सपीरियंस एज द सोर्स
and basis of what we know, ठीक है, and have tried to construct a theory of knowledge in terms of sense experience, ठीक है, और उन्होंने सेंस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर ही नॉलेज की थ्योरी दी है। जो हमने पिछली थ्योरी देखी थी रैशनलिज्म, वो थ्योरी थी बेस्ड ऑन एनालिसिस या रीजन, ये थ्योरी है बेस्ड ऑन सेंस एक्सपीरियंस, ठीक है, and it mainly uses inductive method instead of deductive method, और ये inductive method यूज करती है कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है, अब हमने देखा था कि इंडक्टिव मेथड ऑब्जर्वेशन के ऊपर रिलाई करता है, ठीक है, रादर देन रिलाइंग ऑन जनरल प्रिंसिपल्स जैसे कि डिडक्टिव मेथड रिलाई करता था। तो नेचुरली इसमें एम्पिरिसिज्म में इंडक्टिव मेथड के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस है, ज्यादा उसके ऊपर रिलाई है, ठीक है। उसके बाद टेनेट्स ऑफ एम्पिरिसिज्म क्या है, ठीक है। सबसे पहला इसका टेनेट है कि इट्स रिलायंस ऑन सेंस एक्सपीरियंस, इस सेंस एक्सपीरियंस के ऊपर रिलाई करती है दिस थ्योरी ऑफ नॉलेज। दिस टाइप ऑफ थ्योरी व्हिच अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन नॉलेज इन सेंस एक्सपीरियंस टर्म्स इज कॉल्ड एम्पिरिसिज्म, ठीक है। दूसरा इसका टेनेट ये है, पहला देखिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही है कि विच अ थ्योरी जो हमारी नॉलेज को इस तरह एक्सप्लेन करती है कि वो सेंस एक्सपीरियंस से डिराइव्ड है हमारी नॉलेज, उस थ्योरी को हम एम्पिरिसिज्म कहते हैं, ठीक है। दूसरा इसका टेनेट ये है कि प्रोबेबल हाइपोथेसिस इंस्टेड ऑफ इंडिब्यूटेबल ट्रूथ्स, जैसे कि हमने इंडक्टिव मेथड में अभी देखा था कि प्रोबेबिलिटी की, लाइकलीहुड की बात होती है, प्रोबेबल हाइपोथेसिस या कोई प्रोबेबल ओपिनियन, प्रोबेबल बात, ठीक है, रादर देन इंडिब्यूटेबल ट्रूथ्स के 100% सर्टेनिटी नहीं है, प्रोबेबल ओपिनियंस, ठीक है। These philosophers were not to find indubitable truths like Descartes, but develop a probable hypothesis about the world around us, ठीक है। एक वो probable opinion या probable hypothesis, ठीक है, या probable truths वो कहेंगे about the world around us, ठीक है। तो ये इसका एक और डिफरेंस है रैशनलिज्म के साथ। Preferred the approach of scientists towards knowledge. They preferred the approach of scientists towards knowledge rather than that of the rationalists. तो साइंटिस्ट भी जिस तरह एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करते थे नॉलेज को, ठीक है, तो जैसे कि उस जमाने में थे गैलीलियो, कोपरनिकस, केपलर, तो ये लोग एक्सपीरियंस के ऊपर ही अपनी नॉलेज बेस करते थे, साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट स्पेशली। तो ये लोग एम्पिरिसिस्ट भी साइंटिस्ट की तरह ही अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करते थे, इन कॉन्ट्रास्ट विद द रैशनलिस्ट। अच्छा, हमने एम्पिरिसिज्म तो देख लिया, अब हम देखते हैं लॉक की एम्पिरिसिज्म क्या कहती है। इंट्रोडक्शन। He tried to work out a theory of our knowledge in terms of sense experience, जैसे कि बाकी एम्पिरिसिस्ट भी करते हैं, उसने भी इसी तरह एक थ्योरी ऑफ नॉलेज दी सेंस एक्सपीरियंस की टर्म्स में। He proposed that all our knowledge comes from our senses and we have no innate ideas. उसने कहा सारी की सारी नॉलेज हमारी सेंसेस के थ्रू ही आती है और इनेट आइडियाज हमारे पास कोई नहीं है, ठीक है। तो ये इसके इंट्रोडक्शन हो गया। आप भी इसी तरह इसकी हेडिंग बनाएंगे ब्लू मार्कर के साथ, रोमन लेटर से ही आप लिखेंगे और उसके बाद आप इस तरह एक दो बातें उसके बारे में लिख देंगे, तो आपका ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद इसके प्रेमिसेस क्या है लॉक की एम्पिरिसिज्म के। सबसे पहला प्रेमिस तो ये है कि ही डिनाइड इनेट आइडियाज, मतलब उसने कहा कि हम जब पैदा होता है इंसान, तब कोई भी ऑलरेडी आइडियाज हमारे माइंड में प्रेजेंट नहीं होते, हम सब के सब आइडियाज एक्वायर करते हैं थ्रू सेंस एक्सपीरियंस। द एग्जाम्पल्स बाय प्रीवियस रैशनलिस्ट्स ऑफ ट्रूथ्स दैट वर imprinted on the mind are not actually applicable to all humans. उसने कहा कि ये जो प्रीवियस रैशनलिस्ट कहते थे कि कुछ आइडियाज इम्प्रिंटेड है हमारे माइंड के ऊपर, उसने कहा कि ये सब ह्यूमंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। Neither children nor idiots
are aware of these alleged innate truths. ठीक है? To say that these truths are on their minds even if they do not know them is nonsense. वो कहता है अगर जो हम आइडियाज हैं हमारे पास, अगर वो एट बर्थ ही हमारे पास प्रेजेंट है, फिर बच्चों के पास वो आइडियाज क्यों नहीं है? ठीक है? और ये कहना कि बच्चों के पास भी वो आइडियाज हैं बट बस वो अवेयर नहीं है उन आइडियाज के, तो ये भी उसने कहा कि दिस इज जस्ट नॉनसेंस। तो उसने इनेट आइडियाज को डिनाई किया कि दे डोंट एग्जिस्ट। जब इंसान पैदा होता है कोई ऑलरेडी आइडियाज नहीं होते, सब हम एक्वायर करते हैं थ्रू सेंस एक्सपीरियंस। फिर उसने बात की वाइट पेपर की। Locke insisted that if any person would look at his observations and experience, he will realize that originally his mind was a white paper, tabula rasa, जिसको blank slate भी कहते हैं। कि उसने कहा कि अगर हम अपने observations के ऊपर देखें तो हमें ये realize होगा कि originally हमारा mind white paper था, एक blank slate था, tabula rasa। ये Locke का बहुत famous वो है कि white paper या tabula rasa। उसके बाद एक और इसकी प्रेमिस ये है सिंपल आइडियाज की। These are ideas that are not compounded of any other elements। ठीक है? ये किसी भी और एलिमेंट का कंपाउंड या मिक्सचर नहीं होते, बस ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आइडियाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट ऑफ शुगर, कोल्डनेस ऑफ अ पीस ऑफ आइस। देखिए ये आइडिया और किसी आइडिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आइडियाज है कि शुगर इज स्वीट और आइस इज कोल्ड, इस तरह के। ठीक है? तो ये सिंपल आइडियाज है that are not compounded of any other elements. These are experienced by sensation and reflection only. ये सिर्फ sensation और reflection से ही experience होते हैं। Mind has the power to repeat and to combine these basic ideas once they have been stored. अब एक दफा ये हमारे पास सिंपल आइडियाज आ गए, लाइक शुगर इज स्वीट, आइस इज कोल्ड। ठीक है? फिर हम इन आइडियाज को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद सिंपल आइडियाज की दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स ऑफ सिंपल आइडियाज। या तो प्राइमरी क्वालिटीज होती हैं ऑब्जेक्ट्स की, या होती हैं सेकेंडरी क्वालिटीज। ये दोनों टाइप्स हैं सिंपल आइडियाज की। ठीक है? These simple ideas are of two types. They have primary and secondary qualities. Primary, those items in our experience which must belong to the objects we are experiencing. ठीक है? हमारे experience में वो items जो के objects को ही belong करते हैं। For example, weight, size and shape. लॉक ने कहा था कि कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो ऑब्जेक्ट्स की अपनी होती हैं, रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जर्वर, रिगार्डलेस ऑफ वी ह्यूमन बीइंग्स एज ऑब्जर्वर्स। जैसे कि वेट हो गया, साइज हो गया, शेप हो गया। ये उसने कहा कि ये उन ऑब्जेक्ट्स की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टोन है, ठीक है, उसका एक वेट है, सर्टेन वेट है उसका, एक उसका सर्टेन साइज है, उसकी शेप है। ठीक है? तो ये उसकी अपनी क्वालिटीज हैं। ठीक है? रिगार्डलेस ऑफ हम उसे कैसे ऑब्जर्व करें, ये उसकी क्वालिटीज चेंज नहीं होगी। इन क्वालिटीज को उसने कहा प्राइमरी क्वालिटीज। ठीक है? उसके बाद आते हैं सेकेंडरी क्वालिटीज के ऊपर। इन ट्रुथ आर नथिंग इन द ऑब्जेक्ट्स देमसेल्व्स बट पावर्स टू प्रोड्यूस वेरियस सेंसेशंस इन अस बाय प्राइमरी क्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल कलर। ये उसने कहा कि ये ऑब्जेक्ट्स की अपनी कोई क्वालिटीज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल स्टोन है, उसकी कोई क्वालिटी नहीं है ये। ठीक है? कलर जो है उसकी कोई क्वालिटी नहीं है, वो हमें ग्रे नजर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो ये उसकी अपनी क्वालिटी नहीं है। बल्कि उसकी जो प्राइमरी क्वालिटीज हैं लाइक वेट, साइज एंड शेप, उनको हम जब ऑब्जर्व करते हैं तब हमारे माइंड के ऊपर ऐसा एक इफेक्ट होता है कि हमें वो स्टोन ग्रे कलर का फॉर एग्जाम्पल नजर आता है। तो ये जो सेकेंडरी क्वालिटीज हैं ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे हमने जो ऑब्जर्व की उसकी प्राइमरी क्वालिटीज, उनकी वजह से ये हमारे माइंड में सेकेंडरी क्वालिटीज जनरेट हुई। ठीक है? और फॉर एग्जाम्पल कलर। तो ये दो टाइप्स ऑफ
प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज हैं और 2 टाइप्स ऑफ सिंपल आइडियाज हैं। उसके बाद several simple ideas constantly appear together and always seem to be conjoined. We presume that these ideas belong to one thing. ठीक है, लॉक ने कहा कि अक्सर ये आइडियाज इकट्ठे ही अपेयर होते हैं एंड ऑलवेज सीम टू बी कॉन्जॉइंड। ठीक है, तो ये अक्सर जॉइंट होते हैं, जैसे कि वेट, साइज, शेप, ये हमें इकट्ठे ही अपेयर होते हैं। हम मतलब सेपरेटली डिस्टिंक्ट नहीं करते कि हम मैं इसका सिर्फ वेट ऑब्जर्व करूंगा, इसका मैं साइज नहीं ऑब्जर्व करूंगा। वो हम नॉर्मली अगर ऑब्जर्व करें हमें वो तीनों उसकी प्रॉपर्टीज इकट्ठी नजर आती हैं, वेट, साइज, शेप एक्सेट्रा, कि ये हो गया। तो हम ये भी प्रिज्यूम करते हैं कि ये एक ही चीज को बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल एक स्टोन से ये सारे आइडियाज बिलोंग करते हैं। We presume that there must be a substance to which these qualities belong, primary, or where they come from. तो हम ये जो qualities देखते हैं वहां से हम ये अखज़ करते हैं कि yes, there must be a substance जहां से ये qualities emanate हो रही हैं। ठीक है, ये बात। उसके बाद उसने कहा kinds of knowledge या complex ideas। वो क्या? First kind, identical or different. First kind of complex ideas ये है identical या different. The first sort of knowledge is achieved by the inspection of 2 or more ideas to see if they are identical or different. हम 2 ideas को जब inspect करें और कहें कि क्या ये same है या different है, तो ये जो inspection है यहाँ से जो हमारे पास knowledge generate होती है उसको हम फर्स्ट काइंड ऑफ नॉलेज कहते हैं। ठीक है, या फर्स्ट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडियाज। फॉर एग्जांपल ब्लैक एंड वाइट कैन बी कंपेयर्ड एंड वी कैन कंक्लूड दैट दे आर डिफरेंट। ब्लैक एंड वाइट को हम देखें और हम क्वेश्चन आस्क करें आर दे सेम, आर दे आइडेंटिकल और डिफरेंट, तो वी विल डेफिनेटली रीच द कंक्लूजन दैट दे आर डिफरेंट। तो ये फर्स्ट काइंड ऑफ नॉलेज है। ठीक है, फिर सेकेंड काइंड ऑफ नॉलेज क्या है? जब हम ये सवाल पूछते हैं कि आर दीज आइडियाज रिलेटेड or are they unrelated? Second kind of knowledge is our discovery that 2 or more ideas are related in some manner. तो हम जो इसके ऊपर जो conclusion reach करते हैं तो वो हमारा second kind of knowledge कहलाता है कि whether these ideas are related or unrelated. Third kind, caused by same substance. Third kind of knowledge is our discovery that 2 or more ideas belong together or go together. This usually amounts to finding out that these ideas are part of or are caused by the same substance. तीसरा हम ये पूछते हैं कि क्या ये 2 ideas are they caused by same substance or not? ठीक है, तो यहाँ से जो हमें आंसर मिलता है that is the third kind of knowledge. फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चन अगर आस्क करें कि आर दीज आइडियाज ऑफ थिंग्स आउटसाइड ऑफ आवर माइंड्स, तो इससे जो हमें आंसर मिलता है दैट इज फोर्थ काइंड ऑफ नॉलेज। द फोर्थ टाइप ऑफ नॉलेज इज द डिस्कवरी दैट वेदर और नॉट आवर आइडियाज आर एक्सपीरियंसेस ऑफ समथिंग दैट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ आवर माइंड्स, दैट इज दे आर आइडियाज ऑफ सम रियल एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो हम मतलब फॉर एग्जांपल रियलाइज करें कि मैं सिर्फ ये क्या ड्रीम कर रहा हूँ, क्या वाकई ये जो आइडियाज हैं दे आर आउटसाइड ऑफ माय माइंड। तो ये जो हमें नॉलेज मिलती है तो ये होती है फोर्थ काइंड ऑफ नॉलेज कि बाकी ये एक्सटर्नल में भी ये ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद लॉक की थ्योरी ऑफ नॉलेज में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिग्रीज ऑफ सर्टेनिटी इन नॉलेज। पहली उसने नॉलेज का जो कि मोस्ट रिलायबल है वो है इंट्यूटिव नॉलेज। जैसे हमने देखा कि हम देखते ही बता देते हैं कि टेबल इज डिफरेंट फ्रॉम चेयर, या ब्लैक या रेड फ्लावर हैज अ डिफरेंट कलर देन वाइट फ्लावर। तो ये इंट्यूटिव जो आपको देखते ही आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाए। तो उसने कहा कि ये वाली जो नॉलेज है ये मोस्ट रिलायबल है और इस वजह से इसमें सबसे ज्यादा सर्टेनिटी है।
How certain can we be of these different kinds of knowledge? The greatest degree is in intuitive knowledge. That is, just by looking at two or more ideas, we can tell immediately that something is true about them. For example, white is not black and circle is not a triangle. देखते साथ ही हमने बता दिया, तो ये intuitive knowledge. जैसा कि स्पिनोजा की थर्ड काइंड ऑफ नॉलेज थी, ये वही वाली है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी है उससे लेस रिलायबल है, वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव नॉलेज। जैसा कि स्पिनोजा की रीजन थी या एनालिसिस थी, सेकंड टाइप ऑफ नॉलेज। अभी डिमॉन्स्ट्रेटिव नॉलेज क्या है? ये वही बात जब हम थोड़ा और फिक्र करते हैं, सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं और फिर हम जो नॉलेज हम गेन करते हैं उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव नॉलेज होते हैं। Unfortunately, not all of the disagreements between the ideas can be known in this intuitively certain manner. जैसे कि हमने पहले देखा कि black is not white and circle is not a triangle. हर knowledge हमारी इस तरह reach नहीं कर सकते हैं। Sometimes when we merely consider certain ideas together, we are unable to tell if they do or do not have something in common, or and must instead first connect the ideas we are comparing with some others before we can come to any knowledge. पहले हमें उन ideas को कुछ और ideas से compare करना पड़ेगा, तब हम जाके किसी knowledge के ऊपर पहुंच सकेंगे। This process law called demonstration, मतलब इसमें कुछ steps involve होंगे और उसके बाद हम जाके उस knowledge के ऊपर पहुंच सकेंगे। When we go through several steps in order to reach a conclusion about the agreement or disagreement of one idea with another, we do not immediately recognize our truths, ठीक है? Instead, we discover the truth only indirectly. कि कुछ steps के through जाने के बाद हम उस knowledge के ऊपर पहुंचते हैं। But Locke insisted the type of assurance we acquire through reasoning is just a string of intuitions, ठीक है? For example, आपने ये question किया कि इसकी मेरी कोई एग्जांपल मेरे जहन में नहीं आ रही, लेकिन जैसे कि हमने इंट्यूशन पहले कि उसकी एग्जांपल देखी थी कि टेबल इज डिफरेंट देन चेयर, ठीक है? तो ये जो नॉलेज है डिमॉन्स्ट्रेटिव नॉलेज, ये इस तरह की, जैसे हमने इंट्यूशन देखी कि टेबल इज डिफरेंट देन चेयर, इस तरह की डिफरेंट इंट्यूशंस को आप जब मिलाएं, एड अप करें, एक इंट्यूशन फिर दूसरी इंट्यूशन फिर तीसरी इंट्यूशन, तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम जिस नॉलेज के ऊपर पहुंचते हैं डिफरेंट स्टेप्स के बाद, उसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव नॉलेज कहते हैं। तो इट इज जस्ट अ स्ट्रिंग ऑफ इंट्यूशंस। ईच स्टेप इज in a proof is seen immediately by the mind to be certain, and so if each part of a demonstration is certain, the conclusion will also be. अगर पूरी string of intuitions में आपकी हर intuition सही है, तो obviously आप जो conclusion reach करेंगे वो भी सही होगा। However, it is often the case that in carrying out the chain of steps that we leave something out or do not notice that there is no intuitive certainty between some of the steps, ठीक है? कभी कभी ये मसला होता है कि हम कोई स्टेप मिस कर देते हैं और कभी कभी इंट्यूटिव सर्टेनिटी नहीं होती। कि फॉर एग्जांपल ये तुमने बता दिया कि दिस टेबल इज डिफरेंट देन चेयर, लेकिन अगर दो आइडेंटिकल टेबल्स हैं और उनमें अगर आप डिफरेंस बताएं तो फिर आपको सर्टेनिटी नहीं है, फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनमें डिफरेंसेस बताना, ठीक है? Because of these sorts of errors, Locke pointed out, we cannot rely on the demonstrative knowledge with the same amount of certainty as the intuitive knowledge. जो हमारी intuitive knowledge थी, उस तरह की certainty इसमें नहीं होती demonstrative knowledge में। फिर तीसरी है जो कि इससे भी ज्यादा least reliable है, वो क्या है? वो है sensative knowledge. In addition to above two, there is another degree of assurance which, although not as certain, is still relied on by nearly everyone and hence ought to be included as a degree of knowledge also. वो कहता है रोजमर्रा की जिंदगी में हर इंसान इस तरह की नॉलेज के ऊपर रिलाई करता है, इस वजह से इसको भी हम इंक्लूड करते हैं और इसको वो सेंसिटिव नॉलेज कहते हैं।
This is what is called sensitive knowledge, which assures us of the actual existence of particular things, even though it might possibly be the case that nothing really exists outside of our minds. Yeah, it might be the case कि हमारे mind के बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ हमारे mind में ही है, or that we may be dreaming all the time. It is nonetheless true that there is a commonsensical assurance that we all have, by which we know about the existence of things outside of our mind. मतलब एक तरह से commonsensical हमें पता है कि भाई वाकई एक्सटर्नल ये चीजें हैं, टेबल चेयर, दे एग्जिस्ट, दे आर नॉट जस्ट इन आवर माइंड. इट मे बी फॉल्स बट इट इज सफिशिएंट फॉर एवरीडे पर्पसेस. हो सकता है ये गलत हो, लॉक ये कहता है, लेकिन वो कहता है कि रोजमर्रा के लिए हमें काफी है हमारे लिए कि बाकी दीज थिंग्स एग्जिस्ट. ठीक है. अच्छा, हमने इसके डिफरेंट प्रेमिसेस देखे इसकी नॉलेज के. अब हम इसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं. पहला इसमें मसला ये है कि डिस्कार्ड्स अ लार्ज बॉडी ऑफ नॉलेज. ठीक है, जो सिंपल एनालिसिस से, सिंपल रीजन से हम जिस नॉलेज के ऊपर पहुंचे वो ये डिस्कार्ड कर देते हैं. ये कहता है सारी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सपीरियंस के थ्रू ही आ सकती है. ठीक है. इफ ऑल आवर नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, then a lot of knowledge in the world and of past philosophers and thinkers like Plato and Descartes should be regarded as nonsense or daydreaming. अगर सारी की सारी नॉलेज ही सेंस एक्सपीरियंस से ही आती है तो इतना ज्यादा जो कंट्रीब्यूशंस की पास्ट फिलोसफर्स ने, लाइक डेकार्ट, लाइक प्लेटो, तो उनकी नॉलेज सारी आप डस्टबिन में थ्रो कर रहे हैं. Because many of these ideas do not come from our sense experience. Therefore, empirical theory of Locke yielded only limited results and discards a large body of knowledge. पहला इसका मसला ये था. दूसरा मसला ये था कि the notion of tabula rasa disproven by the works of Chomsky and Pinker. उसने जो ये बात की थी कि एक आपका माइंड ब्लैंक स्लेट है, टेबुला राजा है, ठीक है, और वाइट पेपर है. ये उसका जो आइडिया था, ये मॉडर्न साइंस ने इसको गलत प्रूफ कर दिया. स्पेशली जो मॉडर्न लिंग्विस्ट हैं लाइक नोआम चॉम्स्की, स्टीवन पिंकर, इनके वर्क ने ये प्रूव कर दिया कि जब इंसान पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है, तो उसके माइंड में ऑलरेडी एक लैंग्वेज गेन करने की एबिलिटी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है. इसकी वजह से बच्चे बस उनको सिखानी नहीं पड़ती लैंग्वेज, वो रह के एडल्ट्स के अराउंड वो लैंग्वेज पिकअप कर लेते हैं इजीली, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव दैट एबिलिटी. ठीक है. इसका मतलब माइंड ब्लैंक स्लेट नहीं होता, टेबुला राजा नहीं होता. ठीक है. तो ये जो लॉक का आइडिया था ये भी गलत साबित हो गया. तो ये इसमें दूसरा मसला है. तीसरा नेगेटिव एस्पेक्ट इसका ये है कि अनएबल टू जस्टिफाई वेदर आइडियाज एग्जिस्ट आउटसाइड आवर माइंड्स. वो इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सका कि आइडियाज हमारे माइंड के बाहर एग्जिस्ट करते हैं या सिर्फ हम ये ड्रीम ही कर रहे हैं सब कुछ. Locke was unable to justify whether ideas exist outside our minds based on his empirical theory. The claim that by examination of our ideas and agreements and disagreements between them, we can discover truths about the real world also seems questionable. ठीक है. और ये भी बात कि हम सिर्फ अपने आइडियाज में एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट से ही रियल वर्ल्ड के बारे में ट्रूथ्स फाइंड कर सकें, ये भी बात एक क्वेश्चनेबल लगती है. बिकॉज ऑल ऑफ आवर आइडियाज इन आवर माइंड अपीयर ऑन द सेम लेवल, एंड हाउ कैन वी टेल विच आइडियाज आर रियल एंड विच आर प्योर इमेजिनेशन. ठीक है. तो ये जो बात है कि विच आर रियल, कि वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स से कोरेस्पॉन्ड करते हैं या सिर्फ हमारे माइंड में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये जो डिस्टिंक्शन है ये लॉक जस्टिफाई नहीं कर सका. ठीक है. तो ये इसका तीसरा फ्लॉ है. इसके बाद हम फिर क्रिटिकल एनालिसिस के बाद इसकी कंक्लूजन की हेडिंग दे देंगे कि लॉक ट्राइड टू वर्क आउट अ थ्योरी ऑफ नॉलेज व्हिच वुड शो हाउ ऑल ऑफ आवर इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम आवर. सारा उसने देखिए उसका मकसद यही था, ये शो करना कि सारी हमारी जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, ये हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही आती है. ठीक है. सो दिस इज लॉक्स थ्योरी ऑफ नॉलेज. अब इसके ऊपर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली डू आस्क.
सर जो मैंने ये पूछना था कि जो आपने सर ओरिएंटेशन जो क्लास थी उसमें जो 2 बुक्स बताई थी एज ए सोर्सेज, सर वो इनफ होंगे इसकी प्रेपरेशन के लिए? जी, वो मोर देन इनफ होंगी। बल्कि जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, अगर आप सिर्फ उनके ऊपर भी रिलाई कर लें तो आपके इंशाल्लाह बहुत हाई मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और वो 2 बुक्स तो फिर तो आपके और भी ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, वैसे सर तो इसकी अगर देखें, अगर 5 मार्क्स का सर क्वेश्चन आता है तो सर हमें कितना लिखना पड़ेगा उसके लिए? देखें जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता था उसमें मैं तकरीबन 6-7 पेजेस लगाता था। ठीक है, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन को अगर आप डिवाइड करें 4 से, चले 8 पेजेस भी लगा दें, मैं 8 पेजेस, जो कोई अच्छा ज़्यादा मैं लिख लेता था तो 8 पेजेस लगा देता था। ठीक है, तो आप 4 से उसे डिवाइड करें तो 2 पेजेस, यानी कि 2 साइड्स बनती हैं। तो इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए आपका 5 मार्क्स का आंसर, आपके मतलब 2 साइड्स ऑफ पेपर तो कवर करना चाहिए, वरना वो कम लगता है। सर अगर हम इन्हीं पे रिलाई करें जो आप समझा रहे हैं या सर आप जो नोट्स भेज रहे हैं, तो सर ये हमारे लिए इनफ है? बिल्कुल, ये मोर देन इनफ है। मैंने भी देखे सिर्फ इन्हीं नोट्स के ऊपर ही रिलाई किया, और इससे आपकी तैयारी भी बहुत कम टाइम में हो जाएगी। ठीक है, आपका वो टाइम आप किसी और सब्जेक्ट को, जैसे कि ऐसे एक मुश्किल सब्जेक्ट है, आप वो टाइम उसको दे सकते हैं, और ये जो है आपका बहुत कम टाइम में ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। सर इनको हमने जो सेंटेंसेस की फॉर्म में आपने लिखा हुआ है वैसे लिखना है या पैराग्राफ बनाने इसके फर्दर और? ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। ये मैंने तो आपको समझाने के लिए इनको ब्रेक डाउन किया हुआ है पॉइंट्स में, लेकिन आप लोग इनको, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने पैराग्राफ्स में लिखना है। अब देखें, ये क्रिटिकल एनालिसिस की हमने हेडिंग दी। ठीक है, इसमें आप क्रिटिकल एनालिसिस की इसी तरह हेडिंग दे देंगे। ठीक है, ब्लू मार्कर के साथ। उसके बाद यहाँ पे तो मैंने 3 लिखा हुआ है, इसका बेटर एक फॉर्म होगी सी, आप इसको लिखें कि 3 ये इसकी क्रिटिसिज्म है ना, आप इसको ABC कर दें। सी की आप हेडिंग देके फिर आप लिखें ब्लू मार्कर से ही कि अनेबल टू जस्टिफाई वेदर आइडियाज एग्जिस्ट आउटसाइड आवर माइंड्स। ठीक है, ये आप हेडिंग इसी तरह दे दें। ठीक है, उसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो 1, 2, 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आप पैराग्राफ की फॉर्म में दे दें। ठीक है, ठीक है सर। बाकी बाकी तो उस फॉर्म में, और ये बाकी पैराग्राफ फॉर्म। ठीक है सर, थैंक यू सर, शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। अच्छा, स्टॉप। ठीक, Assalamu alaikum, sir. I am audible. यस, वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा कि सर मैंने फिलोसफी को फर्स्ट टाइम जब स्टडी किया था ना, ये बैक इन दिसंबर, और इसके लिए मैंने एक सेशन प्रॉपर अवेल किया, और वो भी काफ़ी अच्छे टीचर थे, क्योंकि टीचर ऐसे ही नहीं होते, मतलब हर टीचर उसका अपना एक तरीका होता है। बिल्कुल, तो लेकिन सर उसमें था कि वो पीएमएस और सीएसएस के लिए कंबाइंड सेशन था, और उसमें लाइक जब स्टार्ट किया तो हमने प्लेटो, अरिस्टोटल और एवरी फिलोसोफर को बड़े डिटेल में पढ़ा। तो मेरा जो बैकग्राउंड था वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, यानी कि फिलोसफिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो उससे मुझे कंफ्यूजन काफी क्रिएट हो गया कि आई वाज वांटेड टू फिलोसफी, लेकिन वो एक इतना मेस क्रिएट हुआ कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो उसमें जब आपके सेशन का पता चला तो मुझे काफी अच्छे मतलब नोट्स आपके हैं, वो काफी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम मैं यही देख रहा हूँ बाकी पार्टिसिपेंट्स का भी समहाउ सेम क्वेश्चन है जो मैं आपसे भी करने लगा हूँ, कि जो आपका तरीका है माशाल्लाह, उसमें क्वेश्चन की जरूरत भी नहीं रहती हमें,
लेकिन स्टिल के जो टॉपिक्स हैं जिस तरह उसमें तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन इसमें बहुत कम नहीं है। लाइक जैसे कि हमने प्लेटो भी नहीं कर रहे, दकारत भी नहीं कर रहे, तो सर इसके लेकर कुछ कंफ्यूजन है उसमें, अगर आप थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से बता सकें हमें। मैं आपको बता देता हूँ। देखें जितने हम, अच्छा मैंने वैसे आपके साथ वो डॉक्यूमेंट जो आज शेयर किया हुआ है रैशनलिज्म के 2 किए हुए हैं। एक तो उसमें ये है स्पिनोजा वाला जो आज हमने पढ़ा है, जी और जी। जो दूसरा डॉक्यूमेंट है उसमें प्लेटो और डेकार्ट की भी बात की हुई है ब्रीफ, ठीक है। तो वो भी आपका अगर आ जाए तो ब्रीफली वो आपका कवर हो जाएगा, स्पेसिफिकली उनके ऊपर नहीं आता, प्लेटो के ऊपर नहीं आता, ठीक है। तो ओके ठीक है, तो वो आपका ओके कवर सर। हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको भी शायद ये कम लग रहे हो, लेकिन लास्ट सेशन में भी शुरू में स्टूडेंट्स ने इसी तरह के क्वेश्चंस किए थे कि सर ये तो हमें लग रहा है कि हम शायद स्किप कर रहे हैं कुछ टॉपिक्स, लेकिन जब एट द एंड ऑफ 2 वीक्स वो इतना अच्छा कवर हो गया था पिछले बैच में कि वो कहते सर हमें तो लगता है आपने 80% हमारा सिलेबस फुल कवर करा दिया, ठीक है। तो यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दैट कि जब 2 वीक्स हमारे खत्म होंगे तो आपको इतना होगा कि आप 7 में से 4 या 5 क्वेश्चंस आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे पेपर में, ठीक है। तो ओके इस सर, तरह आपकी कम टाइम में अच्छी हो जाए। ओके सर, आई गॉट इट। और सर इसमें ऑब्वियसली मैंने आपके जो पहले 3 यानी कि वो फिलोसफिकल मेथड्स में पहले 3 है उनको मैंने खुद अपने हाथों से एक दफा लिखा, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा ताकि आपका फीडबैक ले लूं उस पर। तो उसमें ऑब्वियसली इस बात पे तो 100% ट्रस्ट है कि जो आप चीज करवा रहे हैं वो एक तो ईजी है और बहुत अच्छा एक्सप्लेन, और इसको कंटेम्प्रेरी रिलेशंस के साथ जो आपने लिंक किया है, तो वो एक ऐसी चीज आई थिंक बाकी किसी भी बैच में या क्लास में मुझे नजर नहीं आई। तो इस पे तो सिर्फ कोई शक नहीं है। बस वो एक उसको थैंक यू। लेकर मे बी एट द एंड तक वो भी हो जाए। और सर इसके साथ ही एक क्वेश्चन सर, दैट इज नॉट रिलेटेड टू फिलोसफी सर, आपने भी ऐसे का मेंशन किया और दैट इज आल्सो क्रिटिकल सब्जेक्ट। तो सर अगर आप ऐसे ही क्लासेस को दे रहे हैं कुछ, यानी कि उस पे लाइक ये जो आपने डाटा इकट्ठा किया, आई थिंक कि अगर कोई फिलोसफी का बंदा भी इकट्ठा करे शायद इस सेंस में ना, क्योंकि हर एक का अपना पर्टिकुलर मैनर होता है, ठीक है। तो आपका जो मैनर है आर्टिकुलेट करने का थिंग्स को, तो ये बड़ा यूनिक है। तो इस सेंस में सर आई वांट टू आस्क यू अबाउट द योर सेशन ऑफ एसे और समथिंग लाइक दैट, कि आप उसमें कुछ कर सकें। यस, मैं अब देखें हम CSS आर्किटेक्ट्स के प्लेटफॉर्म पे हैं, तो मैं वो क्योंकि मेरा पर्सनल कोर्स है मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन बट आई एम ऑफरिंग अ पर्सनल कोर्स ऑन ऐसे, और मेरा इवैल्यूएशन प्रोग्राम भी है ऐसे का। अगर आप मुझे प्राइवेट मैसेज करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, वो बहुत चीप है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो ओके श्योरली सर, प्राइवेटली आई विल मैसेज यू सर इंशाल्लाह सर। श्योर, नो थैंक यू सर प्रॉब्लम, फॉर योर टाइम। थैंक यू। सर वो एक क्वेश्चन ये पूछना था आपसे कि पीएमएस में सर पंजाबी और ना फिलोसफी का ना एक बहुत बड़ा मेरा थोड़ा चल रहा है, तो व्हाट शुड आई गो फॉर, मतलब कि दोनों तरफ पंजाबी का भी एक पेपर, मतलब कि जो हम सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, फिलोसफी का भी जो एक ही पेपर हमारा होता है, दूसरा पेपर हमें तैयार करना है, शुड आई गो फॉर पंजाबी आल्सो इन पीएमएस? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन कि व्हाई पंजाबी में आपको क्यों कंफ्यूजन पेश आ रही है। सर पंजाबी मतलब कि सीएसएस में पंजाबी भी है और मेरी वो भी है ना, फिलोसफी भी है, तो मैं पीएमएस की बात कर रही हूँ। पीएमएस में मैंने एक लेना है ना, बाकी 2 मेरे सब्जेक्ट्स वो डिसाइडेड हैं। तो इन दोनों में से अब देखें CSS में आपका जो PMS का पेपर 2 है आई थिंक, या पेपर 1, उनमें से सिर्फ एक कवर होगा अच्छी तरह, ठीक है, मतलब एटलीस्ट जो हम कोर्स ऑफर भी कर रहे हैं। बाकी जो उसके कुछ टॉपिक्स हैं PMS के लिए वो आपको खुद कवर करने पड़ेंगे। तो अगर आप वो खुद कवर कर सकती हैं और इजीली कवर कर सकती हैं फिर तो आप फिलोसफी ऑप्ट कर लें PMS में, ठीक है। और अगर आपको इशू होगा और आप पंजाबी ज़्यादा इजीली कवर कर सकती हैं तो फिर आप पंजाबी रख लें। ओके सर। ये अब देखें खुद, ये अपनी डिस्क्रेशन के ऊपर होता है ये डिसीजन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये सवाल पूछना था कि आपका पेपर पैटर्न, मतलब आपका पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका किस तरह का था? आप आउटलाइन भी आप बनाए नहीं फिलोसफी पेपर बनाई थी?
और हेडिंग्स वगैरह आपने मतलब कितनी आप कहते हैं होनी चाहिए? अच्छा ठीक है क्योंकि यार, मैं हेडिंग्स हम अब जितनी मर्जी लंबी कर सकते हैं। ये फिलोसफी का पेपर है, जैसे आप नॉलेज दे देते हैं उसके ऊपर हम आराम से 10-12 हेडिंग्स भी बना सकते हैं। तो आपके मुताबिक कितनी होनी चाहिए कि हमारा टाइम भी मैनेज हो जाए और पेपर भी हम सारा जो है ना वो सही तरीके से कर लें? अच्छा ठीक हो गया। ये आपके दो क्वेश्चंस हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है आउटलाइन बनाना, मैं आउटलाइन नहीं बनाता था किसी भी पेपर में, स्पेशल एक्सेप्ट फॉर एसे ऑफ कोर्स, ऐसे में तो आपको बनानी होती है। क्योंकि आउटलाइन का देखिए मकसद क्या है कि आप एग्जामिनर को बता दें कि मैं ये इन चीज़ों के बारे में बात करूंगा। लेकिन जब आप हेडिंग्स बना देते हैं अपने आंसर में, तो एग्जामिनर अगर सरसरी एक नज़र भी डाले तो आपकी हेडिंग से उसको आपके आंसर की आउटलाइन समझ आ जाती है। तो आउटलाइन के ऊपर बनाना इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। और बाकी भी जिन लोगों के अच्छे मार्क्स आते हैं वो सभी रिकमेंड करते हैं कि आउटलाइन ना बनाएं, रफ आउटलाइन जरूर बनाएं, ठीक है। और रफ आउटलाइन में मैं हर क्वेश्चन के ऊपर 5 से 7 मिनट लगाता था रफ आउटलाइन बनाने में, क्योंकि एक दफ़ा आपके पास आंसर तैयार हो जाए फिर लिखना कोई नहीं मसला, ठीक है। तो रफ आउटलाइन बनाएं, नीट ना बनाएं, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा। और सर ये उस बाकी पेपर्स के लिए भी ठीक रहेगा तरीका ऐसे के अलावा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जो दूसरा आपका क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये था कि हेडिंग्स कितनी बनाई जाए। तो मैंने ये नहीं देखा कि हेडिंग्स ऑन एवरेज एक 20 मार्क्स के क्वेश्चन की मेरी तकरीबन 8 बनती थी, ठीक है। 8 हेडिंग्स तकरीबन बन जाती थी। और वो मतलब मेन क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को हटा के ABCDEFGH तक बनती थी। तो ज़्यादातर आपको पेजेस का हिसाब रखना पड़ता है कि 6-7 पेजेस एटलीस्ट हो जाएं 20 मार्क्स क्वेश्चन के। तो आप उनमें जितना ज़्यादा हेडिंग्स बना सकते हैं उतना आपका फ़ायदा है, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि उतने डिफरेंट पॉइंट्स आपने दिए हुए, ठीक है। तो उसमें ये है। चलें ठीक है जी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स कॉल इट अ डे। कल इंशाल्लाह अच्छा है क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। वालेकुम सलाम। सर कल सोर्सेज देखे थे मैंने, एमसीक्यूज के जो आपने सेंड किए थे उसमें एमसीक्यूज काफी टफ लगे मुझे, मतलब लॉजिकल थे उनमें, प्रीपोज मतलब जो है क्या कहते हैं उसमें प्रोपोजिशंस थी और लॉजिकल स्टेटमेंट्स थी कि एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो तीसरी क्या होगी, कुछ इस टाइप के एमसीक्यूज नहीं थे। नहीं, वो आपने पीएमएस वाले देखे होंगे, राइट? नहीं नहीं पीएमएस सर, के क्वेश्चन। ये तकरीबन 2009 का पेपर था जिसमें ये ऐसे एमसीक्यूज आए हुए थे। अच्छा अच्छा, 2009 का। जी जी आपने उनमें से देखना है कि पेपर 2 होना चाहिए, ठीक है। पेपर 2 के जो एमसीक्यूज है ना, जी ठीक है, वो आजकल रिपीट होते हैं। एक सेकंड में आपको देख के भी बता देता हूँ। जी सर, आप देख लें क्योंकि मैंने भी चेक किए थे तो उसमें तो वही आ रहे थे, मतलब इस टाइप के एमसीक्यूज आ रहे थे। ये इसका देखें, पहले हो गया क्वेश्चन 1, पेपर 1। एक सेकंड। जी बिल्कुल। इसमें देखें, आपने ये इसके देखे होंगे पेपर 1 के, ठीक है। वो हमारे सिलेबस में नहीं है। वो जो ओ फिलोसफी का जी 200 जी जी, मार्क्स का होता था ना, वो ठीक ठीक। तब होते थे। अब इसमें जो पेपर 2 है ना, उसके जी आप देखेंगे बहुत ही सिंपल है कि फॉर एग्जांपल फलाना एक्सपाउंडेड द थ्योरी ऑफ, अच्छा, अकॉर्डिंग टू डैश टू बी इज टू बी परसीव्ड। हम्म, ये आपको पता है, बर्कले, बिशप बर्कले, ठीक है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब बिल्कुल। मैंने तो मिस्टेकनली जो है ना पेपर वन के देखे सही से, जी, अभी मैंने चेक किया वो पेपर वन के एमसीक्यू क्योंकि तो। वो जी वो जी वो क्योंकि इकट्ठा ये पीडीएफ में मिलता है, तो उस तरह हम्म, मैं सेपरेट नहीं कर सका।
लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि पेपर 2 क्या करना है। ओके, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम। ठीक है जी, तो लेट्स कॉल इट अ डे। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह कल हम आगे टॉपिक्स करते हैं कांट की ट्रांससेंडेंटलिज्म। तो सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।